नमस्ते। आज हम राजनीतिक शास्त्र का 8वां अध्याय करेंगे कक्षा 7 का, जिसमें हम मार्केट के बारे में समझेंगे। अब मार्केट एक हमारी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अगर आपको कुछ भी चीज़ चाहिए, कुछ भी प्रोडक्ट चाहिए, कुछ भी कमोडिटी चाहिए, कुछ भी सर्विस चाहिए, तो आपको मार्केट में जाना ही पड़ेगा। तो बाज़ार या मार्केट एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बाज़ार या मार्केट अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ शॉप्स होती हैं, कुछ ठेले होते हैं, कुछ हॉकर्स या वेंडर्स जिन्हें हम बोलते हैं वो होंगे। फिर कई जगह वीकली मार्केट लगता है, मतलब साप्ताहिक मार्केट जो सप्ताह में एक बार लगता है। तो फिर होते हैं आपके बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और आपकी जो आसपास में पड़ोस में दुकानें हैं वो। तो अब हम तीनों में अंतर समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वीकली मार्केट या साप्ताहिक बाज़ार। साप्ताहिक बाज़ार वो होता है जो सप्ताह में एक बार लगेगा। अब सप्ताह में एक बार ये मार्केट लग रहा है, तो इसका सबसे प्रमुख फ़ायदा ये है कि यहाँ पर सब तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको यहाँ पर फल, सब्जी, कपड़े, बर्तन और इस तरह की सभी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। क्योंकि ये सप्ताह में एक बार लगता है, यहाँ पर कोई भी परमानेंट दुकान नहीं होती। सारी दुकानें जो होती हैं टेम्पररी होती हैं। जो भी लोग यहाँ पर सामान बेचने आते हैं, उनका कुटीर उद्योग या लघु उद्योग होता है, वो घर पे सामान बना के यहाँ पर बेचते हैं। उसके कारण यहाँ पर जो सामान आता है उसकी प्राइस कम होती है या उसकी कॉस्ट लागत कम होती है। क्योंकि लागत कम होती है, वो मुनाफा भी कम लेते हैं और ये जो मार्केट में आपको प्रोडक्ट मिलता है वो जो शॉपिंग मॉल्स है उनके कंपैरेटिवली सस्ता होता है। अब यहाँ पर छोटी छोटी कई सारी दुकानें होती हैं और सभी दुकानें लगभग एक जैसा प्रोडक्ट बेचती हैं, तो इन सबको अपनी रेट लगभग एक समान रखनी पड़ती है। तो उसी की वजह से यहाँ पर जो दूसरी प्रमुख चीज़ आप देखोगे वो ये है कि यहाँ पर बार्गेन होता है। बार्गेन मतलब भावताल होता है कि आप अपनी कमोडिटी के प्राइस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। कस्टमर बोलेगा 100 में चाहिए, जो बेच रहा है वो बोलेगा कि नहीं इसके 150 लगेंगे। इस तरीके से जो आदान प्रदान होगा वो बार्गेन कहा जाएगा। तो बार्गेन यहाँ पर देखा जाता है। यूजुअली यहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं, ज़्यादातर जो चीज़ें मिलती हैं वो रूटीन के काम की होती हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमें काम में आती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। दूसरा, क्योंकि ये साप्ताहिक मार्केट है, यहाँ पर कोई भी परमानेंट दुकान नहीं है, इसकी लागत कम है। इसको किसी तरीके का इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं देना है, लोगों को वेतन नहीं देना है, कोई भी किराया नहीं देना है, तो इसकी लागत परमानेंट दुकानों से कम रहती है। दूसरा होता है जो आपके नेबरहुड में दुकानें हैं या आपके पड़ोस में दुकानें हैं। जो आपके पड़ोस में दुकानें हैं वो मुख्यतः रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए ही होंगी। वापस से स्पेशलाइज्ड चीज़ें कम मिलेंगी यहाँ पर। तो फल, सब्ज़ी, खाने पीने की चीज़ें, स्टेशनरी की दुकान, इस तरह की चीज़ें आपको पड़ोस में मिल जाएंगी। पर पड़ोस की दुकानों का प्रमुख फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी दिन अपना पर्स घर पे भूल गए हैं तो भी आप वहाँ से जाकर सामान ले सकते हैं, क्योंकि वो लोग आपको पहचानते हैं और वो आपको सामान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आप क्रेडिट पे या उधार पे भी सामान ला सकते हैं। पड़ोस में जो दुकानें होती हैं ज़्यादातर परमानेंट दुकानें होती हैं। कभी कभी शाम में आप वहाँ पर ठेले देख सकते हैं, जो कि हम बोलते हैं टेम्पररी दुकान है। दूसरा प्रमुख फ़ायदा पड़ोस की दुकानों का ये है कि आप वहाँ पर कभी भी जाके सामान ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। फिर अगला होता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। जो बड़े बड़े शॉपिंग एरियाज़ है, जिन्हें मॉल भी कहा जाता है, वो मल्टी स्टोरीड होते हैं। एयर कंडीशन या नॉन एयर कंडीशन दोनों हो सकते हैं। अगर खुले मॉल हैं तो नॉन एयर कंडीशन होंगे और उसमें हर फ्लोर पे अलग अलग शॉप्स रहती हैं। यहाँ पर आपको ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों प्रोडक्ट्स मिलेंगे। दोनों की प्रोडक्ट में रेट में अंतर होगा। जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होंगे वो थोड़े महंगे होंगे, जो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट होंगे वो सस्ते होंगे। हमने पिछले अध्याय में जब विज्ञापन के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि किस तरीके से जो ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं उनका भाव या उनका प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। तो उसी तरीके से जो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके भाव कम होते हैं, क्योंकि उस पर विज्ञापन का खर्चा नहीं आता, तो उनकी लागत कम रहती है। और जो छोटे बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को लेने जाएंगे। अब अगला महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो हम समझेंगे वो है चेन ऑफ मार्केट। कुछ भी चीज़ जो हम कंज्यूम करते हैं वो आती कहाँ से है?
तो अगर हम समझें कि एक फार्मर है, एक किसान है, उसको खेत में डालने के लिए फर्टिलाइज़र चाहिए, तो वो फर्टिलाइज़र कहाँ से आएंगे? वो फर्टिलाइज़र फैक्ट्री से आएंगे। इसी तरीके से एक मैकेनिक है, उसको अपनी गाड़ी रिपेयर करवानी है, उसको उसके शॉप पे जो गाड़ी रिपेयर करवानी है, जो सर्विस सेंटर वो चला रहा है, वहाँ पे उसको स्पेयर पार्ट्स चाहिए। वो सारे स्पेयर पार्ट्स कहाँ से आएंगे? वो वापस फैक्ट्री से आएंगे। इसी तरीके से अगर आप ग्रोसरी की दुकान पे गए, आपको फल सब्जी खरीदना है, तो वो कहाँ से आएगा? वो फार्म से आएगा। और कुछ होते हैं जो लघु और कुटीर उद्योग हैं, वो घर पे जो चीज़ें बन रही हैं वहाँ से आएंगे। तो ये 3 प्रमुख सोर्स हो गए किसी भी चीज़ का, फार्म, फैक्ट्री या हाउस होल्ड, जहाँ से आपका कोई भी सप्लाई आता है। अब जो भी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जा रहा है, उसमें कौन इन्वॉल्व है? उसमें ट्रेडर इन्वॉल्व है, या जो सामान की खरीद फरोख्त करता है। अब ये ट्रेडर 2 तरीके के हो सकते हैं, एक होलसेलर हो सकता है और एक रिटेलर हो सकता है। रिटेलर वो होगा जो एक एक सामान बेचेगा, होलसेलर वो होगा जो बल्क में सामान बेचेगा। तो अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँ, तो हमारे पास, इसको अगर हम चॉकलेट्स माने, तो हम कहते हैं कि होलसेलर के पास इतनी सारी चॉकलेट है और वो ये पूरा पैकेट एक साथ बेचेगा, जबकि रिटेलर बोलेगा ठीक है, आपको एक चॉकलेट चाहिए, रेड ले लो, येलो चाहिए, येलो ले लो। तो ये प्रमुख अंतर है जो हम होलसेलर और रिटेलर में समझ सकते हैं। तो रिटेलर में जैसे आपको जो चॉकलेट पड़ेगा वो सपोजिटली पड़ेगा 10 रुपये का एक चॉकलेट, जबकि होलसेलर वही चॉकलेट के 7 रुपये लेगा। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर क्वांटिटी में बेच रहा है, वो कम से कम आपको 100 चॉकलेट का सेट देगा, जबकि रिटेलर आपको एक भी ले जाने देगा, और आप 10 ले जाना चाहते हैं तो 10 भी ले जा सकते हैं। तो ये एक प्रमुख अंतर है जो होलसेलर और रिटेलर में आता है। अब जैसा कि हम समझ सकते हैं कि मार्केट सब दूर रहते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि ये एक शहर है और इस शहर में यहाँ पर सिर्फ घर हैं और सारे मार्केट यहाँ पर ए पे लोकेटेड है। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पर रेजिडेंशियल सोसाइटी है, यहाँ पर घर है, तो यहाँ पर आसपास छोटा मोटा मार्केट तो आ ही जाएगा, जहाँ से आप रोज़मर्रा का सामान ला सकते हैं या खरीद सकते हैं। तो मार्केट पहली चीज़ आपको सब दूर मिलेंगे। और कई जगह अब जो बदलता परिवेश है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं, तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। वो कैसे पॉसिबल है? वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। आप इंटरनेट से या फ़ोन से अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और जब आप इंटरनेट और फ़ोन से ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको घर बैठे सामान मिल सकता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का एक कॉन्सेप्ट है, ये मुख्यतः डॉक्टर्स में प्रचलित है। तो डॉक्टर्स को जो दवाइयाँ लिखते हैं, वो फार्मा कंपनीज़ के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आके उनको बताते हैं कि हमारी कंपनी की ये नई दवाई लॉन्च हुई है और इसके ये बेनिफिट हैं। डॉक्टर को अगर वो पसंद आता है तो वो पेशेंट को लिखता है, वो प्रेस्क्रिप्शन में लिखता है। तो ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव क्या कर रहे हैं? अपने प्रोडक्ट की एक तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं या अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। ये एक तरीके का एडवर्टीजमेंट ही हो गया, आप समझें तो। पर मार्केट में दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इक्वालिटी नहीं होती। जितने भी ट्रेडर्स हैं, हमने देखा ट्रेडर्स 2 तरीके के हैं, एक होलसेलर है, एक रिटेलर है। फिर वापस जो भी ट्रेडर्स हैं जो वीकली मार्केट में बैठते हैं और जो शॉप्स पे या मॉल्स में बैठते हैं, वो भी एक तरीके के नहीं हैं, क्योंकि जो वीकली मार्केट में बैठते हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, और दूसरी तरफ जो शॉप्स लेके बैठे हैं वो ज़्यादा हाई MRP पे सामान बेचते हैं, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस उनकी रहती है वो ज़्यादा रहती है। इसकी वजह से जो उनका प्रॉफिट होता है वो भी वो ज़्यादा रखते हैं, तो उन्हें यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा होता है या ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो इस तरीके से जो ट्रेडर है, सारे ट्रेडर्स का प्रॉफिट बराबर नहीं होता, सारे ट्रेडर्स की इनकम बराबर नहीं होती। तो ये हम समझ सकते हैं कि अनइक्वल प्रॉफिट होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, मार्केट में जो भी एक कमोडिटी आई है वो सब जगह पहुंचेगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है मार्केट की, कि फैक्ट्री में जो भी बन रहा है, अगर फैक्ट्री में कपड़ा बन रहा है तो वो कपड़ा उस शहर तक नहीं रहेगा, वो पूरे देश में पहुंचेगा या पूरे स्टेट में पहुंचेगा, पूरे राज्य में पहुंचेगा। तो यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का एक रूल होता है जिसको हम डिमांड और सप्लाई कहते हैं, और जहाँ डिमांड और सप्लाई ऑप्टिमम होती है वहाँ पर आपकी प्राइस डिटरमिन होती है। तो ये सारी चीज़ें हम अर्थशास्त्र में आगे पढ़ेंगे, जब हम अर्थशास्त्र के बारे में और समझेंगे, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझेंगे। तो आज के लिए हम यहीं तक सीमित रहेंगे। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप नीचे सुझाव बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।